Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and today we will discuss some questions from exercise 1.2. आज हम exercise 1.2 के 8th क्वेश्चन और उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 8th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स। ए और बी आपके दो सेट्स हैं सो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। फंक्शन जो आपका है इस बार आपका ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइन है। देखिए इससे पहले जो आपके क्वेश्चन होते थे वो आपके सेट्स में डिफाइन होते थे, बट ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफाइन है। जैसे पहले आपका इस तरह से आता था कि एफ आपका ए से बी है या फिर रियल नंबर से रियल नंबर है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, बट ये इस क्वेश्चन में आपका जो फंक्शन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन है। ए क्रॉस बी से आपका बी क्रॉस ए में है। इज सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमें शो करना है कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखिए पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसको लिखा कैसे जाए। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ए जो हमारा है वो है 1, अच्छा एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज कर लेते हैं, 1 2 नहीं लेते हैं, ए को हम A1, A2 ले लेते हैं, जनरल फॉर्म में ले लेते हैं। और बी एक सेट है उसको हम ले लेते हैं B1, B2। ठीक है, अब हमारा फंक्शन ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए के लिए डिफाइन है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो सबको आता ही है। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, A1 B1, फिर A1 B2, फिर A2 B1 और A2 B2। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई डाउट है तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है। इसके पहले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कैसे निकालते हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी क्रॉस से आपका हो जाएगा, पहले आपके बी के एलिमेंट आएंगे फिर आपके ए के एलिमेंट आएंगे। तो बी क्रॉस से आपका हो जाएगा B1 A1, B1 A2, B2 A1 और B2 A2। ये आपका बी क्रॉस से हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो हमारा फंक्शन है वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए के लिए डिफाइन है। तो चलिए इसको हम एरो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब आप देखिए ये आपका है सपोज ए क्रॉस बी और ये आपका है बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए के लिए डिफाइन है। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या हैं, A1 B1, A1 B2, A1 B2, A2 B1 और A2 B2। बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स क्या हैं, B1 A1, B1 A2, B1 A2, B2 A1 और B2 A2। तो अब देखिए हमारे फंक्शन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि जो आपका एफ ऑफ ए बी है वो आपका बी ए के इक्वल है। एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है बी कॉमा ए के। ये आपको पता है कि अगर ए क्रॉस बी है तो ये आपका फंक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होगा, है ना। तो ये आपका यही है। अब देखिए ए क्रॉस बी आपका ये है, बी क्रॉस से आपका ये है और ये आपका
फंक्शन ऑफ ए क्रॉस बी भी है। तो जब मैं ए कॉमा बी की बात कर रही हूँ, इसका मतलब जो मेरी एफ ऑफ ए कॉमा बी है वो आपका बी कॉमा ए आएगा। जैसे कि जब मैं यहाँ पर A1 कॉमा B1 की बात करूँ तो इट मीन्स यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, B1 कॉमा A1, ए कॉमा बी का बी कॉमा ए। जब A1 कॉमा B2 की बात करें तो आपका आना चाहिए B2 कॉमा A1। ऐसी A2 कॉमा B1 के लिए B1 कॉमा A2 और A2 कॉमा B2 के लिए B2 कॉमा A2। अब आप इस एरो डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। देखिए रेंज आपकी कोडोमेन के इक्वल है, इट मीन्स ऑन टू है। सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज है, इट मीन्स कि आपका ये 1 1 भी है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन का मतलब था। इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन था कि हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में देखना था। इस तरह से आपके एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हमें एग्ज़ाम में सॉल्व करना है तब हम इसको कैसे लिखेंगे। अब इसके लिखने का पैटर्न देख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, है ना। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव करेंगे तभी तो हमारा बाइजेक्टिव होगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। तो देखिए इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते थे एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अब यहाँ पर x1 हमारा क्या है, A1 कॉमा B1 है ना, और x2 हमारा क्या है, A2 कॉमा B2। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ A2 कॉमा B2। ये हमने लेट किया कि ये इक्वल है। अब हमारा एफ ऑफ A कॉमा B क्वेश्चन में क्या दिया है, किसके इक्वल है, B कॉमा A के इक्वल है। तो एफ ऑफ A1 कोमा B1 क्या हो जाएगा, B1 कोमा A1 हो जाएगा, और A2 कोमा B2 क्या हो जाएगा, B2 कोमा A2 हो जाएगा। अब आप देखिए ये B1 आपका B2 के इक्वल होगा या नहीं होगा, इक्वल है ना। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो B1 है वो इक्वल है B2 के। ये रफ वर्क है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि B1 इक्वल है B2 के और आपका A1 इक्वल है A2 के। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि A1 कॉमा B1 इक्वल है A2 कॉमा B2 के। क्या फ़र्क पड़ रहा है, आगे पीछे लिख दिया है ना, इक्वल तो अभी भी है। तो देखिए ये हमने लेट किया था, ये हम ले आए हैं। जब भी हम ये दिखा देते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन इंजेक्टिव है, हेंस इट इज़ इंजेक्टिव, हेंस इट इज़ इंजेक्टिव, क्योंकि हमने इसमें 1 1 की जो कंडीशन है वो शो कर दी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सर्जेक्टिविटी। तो देखिए सर्जेक्टिविटी में हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एवरी बी कॉमा ए, और जो बी कॉमा ए है वो आपका किससे बिलोंग करेगा, बी क्रॉस ए से। फॉर एवरी बी कॉमा ए बिलोंगिंग टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट its pre-image, there exists its pre-image A कॉमा बी। प्री इमेज क्या होगी, A कॉमा बी, जो कि आपकी बिलोंग करेगी A क्रॉस B से। ठीक है, तो हेंस वी कैन से दैट इट इज सर्जेक्टिव, देयरफॉर इट इज सर्जेक्टिव। बस यही स्टेटमेंट देनी थी, इसी के लिए हमने इतना समझा पूरा एग्जाम्पल लेके, क्योंकि ये स्टेटमेंट देखिए एकदम से समझ में नहीं आती है। देखिए क्या लिखा है इसमें कि जो भी आपका B कॉमा A होगा उसके लिए आपकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी A कॉमा B। क्यों, क्योंकि देखिए एफ ऑफ A कॉमा B आपका क्या था, B कॉमा A,
तो जो भी आपका यहाँ से बी कोमा ए होगा उसके लिए कुछ ना कुछ ए कोमा बी तो डिफाइन होगा ना। जैसे आप कुछ भी ले लो, बी कोमा ए 1,2 ले लो, तो ए कोमा बी क्या हो जाएगा 2,1। कोई भी आप नंबर ले लो, उसके इस तरह से तो आपके डिफाइन होंगे ही, है ना। तो यही इसमें लिखा है, यही यहाँ पर लिखा है। बाकी एरो डायग्राम की हेल्प से तो हमने देख ही लिया था। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो भी आपका बी कोमा ए है उसके लिए ए कोमा बी डिफाइन है। B1 A1 के लिए A1 B1 डिफाइन है, B1 A2 के लिए A2 B1 डिफाइन है। तो आप देख रहे हैं ना, जो भी बी कोमा ए है उसके लिए एक करेस्पॉन्डिंग ए कोमा बी डिफाइन है। यही इस स्टेटमेंट में लिखा है कि फॉर एवरी बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए there exists its pre-image a comma b that belongs to a cross b because f of a comma b equals to b comma a। तो यही इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था और हमने कर दिया है। ये जो मैंने आपको बताया ये बस समझने के लिए बताया, इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर हमें शो करना है तो बस हम इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी इस तरह से शो कर सकते हैं, बस दैट्स इट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि लेट एफ बी फ्रॉम n टू n। जो आपका फंक्शन f है वो किसके लिए डिफाइन है, नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन है। और एफ एन क्या है, देखिए आपका एफ एन इक्वल्स टू, अब जैसे पीछे क्वेश्चन में एफ एक्स करके दिया था तो यहाँ एन दे दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोमेन आपकी एन है, जैसे वहाँ एक्स होता था वो काम यहाँ पर एन कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। एफ एन इक्वल्स टू n+1/2 इफ़ एन इज़ ऑड। अगर एन ऑड है तो एफ एन आपका क्या है n+1/2, और एफ एन आपका n/2 है इफ योर n इज इवन, ठीक है। अब हमें स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो हमें बताना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। सबसे पहले हम 1 1 देख लेते हैं। बाइजेक्टिव कब होगा, जब 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो 1 1 देखते हैं। जब भी हम इसको जनरलाइज करते हैं उससे पहले हम कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि हम तो पहले श्योर हों कि ये है या नहीं है। जब हम खुद श्योर हो जाते हैं कि वो है तब हम फिर उसको जनरलाइज करते हैं। सबसे पहले हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं कहती हूँ कि मैं F3 लिखती हूँ। अगर मैं यहाँ पर F3 लिखूँगी तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो इसमें fx कौन सा वाला आएगा, fn, सॉरी यहाँ पर n है ना, तो fn कौन सा आएगा, n+1/2, क्योंकि 3 आपका एक ऑड नंबर है। ये कितना हो जाएगा 3+1/2, यानी कि कितना आ गया आपका 4/2, इट मीन्स इट इज़ 2। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर F4 लिखती हूँ तो कितना आ रहा है, 4 आपका इवन है तो ये आपका n/2 आएगा, और n/2 आपका कितना है 4/2, यानी कि ये आपका 2 आ गया। ये देखिए आपकी क्या कंडीशन आ गई है कि यहाँ पर F3 तो आपका इक्वल है F4 के, F3 इक्वल है F4 के, बट आपका 3 इक्वल नहीं है 4 के। ये कंडीशन तो मैनी 1 की होती है, तो इट मीन्स कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर 1 और 2 ले सकते थे, तब भी आपका आ जाता। 3 4 लिया, मतलब जो एक के बाद एक आ रहे हैं आप उसमें इस तरह से कोई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन आ गई, इससे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है इट इज़ नॉट 1 1, ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अब इसके बाद ऑन टू देखते हैं। वैसे तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना था कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑन टू है या नहीं है, हम सीधे ये भी कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव नहीं है।
बट तब भी हम देखेंगे कि ऑन टू में क्या हो रहा है। ठीक है, ऑन टू भी हम चेक करेंगे। तो देखिए ऑन टू के लिए देख लेते हैं हम। ऑन टू में हम क्या करते थे कि रेंज फाइंड करते थे, है ना। अब देखिए जब हम रेंज फाइंड करेंगे हम क्या लिखते थे, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते थे ना। यहाँ पर हम y इक्वल्स टू एफ एन लिखेंगे। बट अब एफ एन की यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक जब n ऑड है और एक जब n इवन है, तो हमको दोनों केसेस लेने पड़ेंगे एक एक करके। ठीक है, एफ एन की दो वैल्यूज़ हैं, ऑड के लिए भी डिफाइन है, इवन के लिए भी डिफाइन है, तो हमको दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं जब हमारा n ऑड है, व्हेन n इज ऑड। जब n हमारा ऑड नंबर है तो y इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए n आपका ऑड है तो y इक्वल्स टू n प्लस 1/2 आ जाएगा। यही तो डिफाइन है ना इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं y इक्वल्स टू लिख सकती हूँ n प्लस 1/2। अब हम यहाँ पे y के टर्म्स में n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 2 इधर जाएगा तो ये आपका 2y हो जाएगा इक्वल्स टू n प्लस 1। ये आपका हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू n। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर y क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है। n आपको याद रखना है कि ये आपका ऑड आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि y की किस वैल्यू के लिए n ऑड आता है। तो सबसे पहले एक इवन वैल्यू रख के देख लेते हैं, जैसे सपोज हम 2 रख के देख लेते हैं। तो अगर हम 2 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 3 आ रहा है। तो 3 आपका ऑड है, इट मीन्स कि ये आपका इवन हो सकता है। y जो है वो आपका इवन हो सकता है, इसका यही मतलब हुआ। क्योंकि देखो जब हमने इवन नंबर रखा तो हमें n ऑड मिला, n हमको ऑड ही चाहिए यहाँ पर। अब देखते हैं कि अगर हम y ऑड रखते हैं तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो y ऑड होगा या इवन होगा। तो जब हमने y को इवन रखा तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने 2 रखा तो ये आपका ऑड आया। अब जब हम y को ऑड रखते हैं, सपोज हम रख लेते हैं 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, ये आपका 1 आ गया। और ये देखिए यहाँ पर भी आपका ऑड आया है। तो हम क्या कह सकते हैं इससे, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो y होगा वो आपका इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ के लिए ये आपका ऑड नंबर दे रहा है। तो y इक्वल्स टू n लिख सकती हूँ मैं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि y जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। y बिलोंग्स टू n, यानी कि आपकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइन था। ये वाला जो पोर्शन है ये हमने बस चेक किया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि ये y नेचुरल नंबर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इवन और ऑड दोनों के लिए ही ये आपकी ऑड वैल्यू दे रहा था। अब हम इसका केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या है आपका, केस 2 आपका क्या है, जब n आपका इवन है। केस 2 है आपका व्हेन n इज इवन। जब n आपका इवन नंबर होगा तो y इक्वल्स टू एफ एन में से आपकी वैल्यू आ जाएगी n/2 इवन के लिए, क्योंकि n/2 डिफाइन है। तो n को y के टर्म्स में लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2y इक्वल्स टू n। यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना है कि n यहाँ पर हमारा इवन है। तो y की कौन सी वैल्यू के लिए n इवन होगा ये चेक करते हैं। तो देखिए जब हम y को इवन नंबर रखते हैं, सपोज हम 2 रख लेते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, ये आपका इवन आ रहा है तो ये आपकी हो सकती है, 4 आपका इवन आ गया ना।
अब अगर हम y को ऑड रखते हैं, सपोज 1 रख लेते हैं, तो ये आपका 2y क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। इस केस में भी आपका इवन आ रहा है, तो हम यहाँ पर फिर कह सकते हैं कि जो y है वो बिलोंग करेगा n से। तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी, n। रेंज आपकी आ जाएगी नेचुरल नंबर। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, और जो ऊपर हमने रेंज निकाली यहाँ पर, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या देख रहे हैं, बाई इक्वेशन 1 and 2 we can clearly see that our range is natural number, क्योंकि 1 में भी नेचुरल नंबर है, 2 में भी नेचुरल नंबर है, और हमारा कोडोमेन तो क्वेश्चन में गिवन ही था। हमारा फंक्शन n से n के लिए डिफाइन था, तो कोडोमेन तो हमारा n ही है, ये हमें गिवन है। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि जो हमारी रेंज है वो हमारी कोडोमेन के इक्वल है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रेंज है दैट इज इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई। जब भी ये कंडीशन आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है f जो है f इज ऑन टू, f फंक्शन जो है वो ऑन टू है आपका, ठीक है। अब हमारा f ऑन टू है, f 1 1 नहीं है, बट क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था कि f बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये हमको बताना है। एज f इज नॉट 1 1, एज f is not 1 1, it is not बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए नेसेसरी है कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव नहीं है, चाहे ऑन टू है बट तब भी आपका बाइजेक्टिव नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा है कि लेट a इक्वल्स टू r-3। a आपका एक सेट है, a आपका क्या है, एक सेट है जो कि आपका है रियल नंबर -3, मतलब कि a की जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है बट 3 नहीं हो सकती। इसी तरह से जो आपका b है वो है आपका r-1, कोई भी रियल नंबर होगा बट 1 नहीं होगा। अब हमें कंसिडर करना है एक फंक्शन फ्रॉम a टू b। फंक्शन जो है वो a से b के लिए डिफाइन है, यानी कि आपकी जो डोमेन है वो a है और आपका जो कोडोमेन है वो आपका b है। और f(x) आपको कितना दिया है, f(x) इक्वल्स टू x-2 अपॉन x-3। हमसे पूछा है कि क्या f 1 1 एंड ऑन टू है। अब देखिए चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं f(x1) इक्वल्स टू f(x2) है, तो यहाँ से हमारा f(x1) क्या आ जाएगा, x1-2 अपॉन x1-3। x2 क्या आ जाएगा, f(x2) क्या आएगा, x2-2 अपॉन x2-3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, x1 पहले x1 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा आपका, x1 इंटू में x2-3, फिर -2 के साथ आपका ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू x2-3। इसी तरह से यहाँ देखिए ये आपका आ जाएगा, x2 के साथ पहले ये पूरा मल्टीप्लाई होगा x1-3, फिर -2 इंटू x1-x3, इस तरह से। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ये क्या लिख दिया मैंने, x1-3 था, हाँ। तो अब देखिए x1 x2
-3x1 -2x2 +6, बस इसको सॉल्व किया है ब्रैकेट को। ये आपका आ गया x2 x1 या x1 x2 लिखो, बात एक ही है। -3x2 -2x1 +6। देखिए x1 x2 से x1 x2 कटा, 6 से 6 कट गया। -3x1 -2x2 इक्वल्स टू आपका आ गया -3x2 -2x1 के। अब x1 वाले एक साइड कर लेते हैं, x2 वाले एक साइड कर लेते हैं। ये आपका आ गया -3x1 को इस साइड ले आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3x1 -2x1 इक्वल्स टू -3x2 को इस साइड लाते हैं, तो ये आपका आएगा 3x2 हो जाएगा -2x1। तो ये आपका क्या आ गया देखिए, अच्छा सॉरी ये x2 है यहाँ पर, तो 3x2 -2x2 आपका x2 आ गया, ये आपका आ गया x1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2, यही तो हमें निकालना था। अगर हमारा ये आ गया है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, इट इज़ 1 1, या फिर इट इज़ इंजेक्टिव, इट इज़ 1 1। अब इसके बाद हम ऑन टू चेक करते हैं। 1 1 तो हमने दिखा दिया कि ये है। ऑन टू चेक करते हैं अब हम, देखिए ऑन टू के लिए हम क्या करते थे कि हमको रेंज फाइंड करनी पड़ती थी, तो लेट कर लेते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है। y इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स आपका क्या था x-2 अपॉन में x-3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं y के टर्म्स में, तो इसको यहाँ भेजते हैं, तो ये आपका आ जाएगा y इंटू x-3 हो जाएगा y(x) -3y इक्वल्स टू x-2 लिख सकते हैं। x वाले एक साइड ले आइए, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 2 - 3y इक्वल्स टू x -yx। ये 2 यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 - 3y इक्वल्स टू, यहाँ से आप x को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 - y। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 2 - 3y अपॉन 1 - y। अब आप देखिए कि y यहाँ से क्या वैल्यूज़ नहीं ले सकता है, तो हमको पता है कि अगर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आए तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो कि यहाँ पर 1 - y है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऊपर तो y कुछ भी हो सकता है और नीचे y आपका 1 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। तो जो आपकी रेंज आ जाएगी वो क्या आएगी, रेंज आपकी आएगी, आपका रियल नंबर पे डिफाइन था ना, तो रेंज आपकी आ जाएगी R-1, क्योंकि 1 आपका नहीं हो सकता है। और अब क्वेश्चन में देखिए आपका कोडोमेन क्या है। कोडोमेन आपको दिया है, देखिए B आपका है ना कोडोमेन, कोडोमेन भी आपका R-1 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारी रेंज है वो R-1 आई है और कोडोमेन भी हमको गिवन है, कोडोमेन भी हमको गिवन है R-1, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी रेंज इक्वल आ गई है कोडोमेन के, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। इट मीन्स कि ये जो आपका फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन भी है, इट इज़ ऑन टू। और क्वेश्चन में आपको क्या दिखाना था, क्वेश्चन में आपको दिखाना था, हाँ यही पूछा था कि इज f 1 1 एंड ऑन टू, सो वी कैन राइट यस f इज़ 1 1, ये देखिए 1 1 भी है एंड ऑल्सो f इज़ ऑन टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा है कि लेट f
इज़ फ्रॉम आर टू आर। जो हमारा फंक्शन एफ है वो रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन है। एफ है आर से आर, और एफ एक्स आपका क्या है, एक्स की पावर 4। अब हमें चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। तो 1 1 ऑन 2 पहले हम फाइंड कर लेते हैं, फिर ऑप्शन देख लेते हैं जो भी मैच करेगा। तो सबसे पहले हम 1 1 देखते हैं। अगर 1 1 होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इट मीन्स मैनी 1 है। तो देखिए 1 1 के लिए हम लेट करते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 है। ठीक है, यहाँ पर x1 की पावर 4 इक्वल्स टू x2 की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें, हम 2 लेते हैं, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, और -2 की पावर 4 कितनी होती है, वो भी 16 होती है। तो देख रहे हैं आप, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आ सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 तो नहीं है, क्योंकि x1 x2 के इक्वल नहीं आया है। हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सर्जेक्टिविटी या फिर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, हमको रेंज फाइंड करनी पड़ती है। अब आप यहाँ पर अगर रेंज फाइंड ना करें, सीधे इससे देखें। अगर आप देखें तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं 1 2, अच्छा आर के लिए है ना, अच्छा आर के लिए है, तो आप एक चीज़ तो सीधे यहाँ से कह सकते हैं कि ये नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं होगी, है ना। आपकी नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई भी प्रीमेज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि माइनस, जैसे -2 की पावर 1/4 आपका डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, एरो डायग्राम से भी क्या देखें फिर आप, हम यहाँ पर सीधे एग्जाम्पल दे सकते हैं। बस ये तो आपको सोचना है ना, वैसे तो MCQ है, इसको सॉल्व करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको करके बता रही हूँ। जैसे हम कह सकते हैं कि -2 आपका बिलोंग करता है R को इन कोडोमेन, बट इसकी कोई प्रीमेज नहीं है, बट हैज़ नो प्रीमेज इन डोमेन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। तो आप देख रहे हैं ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। अब इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहला है 1 1 ऑन टू, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड है मैनी 1 ऑन टू, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। थर्ड है 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये भी नहीं है। एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कहा है आपसे, लेट एफ इज़ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ जो आपका है वो है आपका रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, और एफ एक्स आपका 3x है। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो वही 1 1 और ऑन टू हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें 1 1 चेक करते हैं। 1 1 चेक करते हैं तो हम लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2 के। अब तो ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे ना कि कैसे हम चेक करते हैं। 1 1 में हमेशा यही करते हैं, एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल लेट करते हैं और फिर सॉल्व करके चेक करते हैं कि x1 x2 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एफ ऑफ x1 आपका एफ ऑफ x2 के इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये 3x1 इक्वल्स टू 3x2 होगा। 3 से 3 कटा, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया,
तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ 1 1। जो आपका फंक्शन f है वह आपका 1 1 है। इसके बाद अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। देखिए, ऑन टू के लिए हम रेंज फाइंड करते हैं, तो लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो y इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 3x। x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड करनी है, तो y/3 इक्वल्स टू x। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि y कैन टेक एनी वैल्यू। क्लियरली y कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम r या फिर रियल नंबर। तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी, r आ जाएगी। और कोडोमेन हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ये भी आपकी रियल नंबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपकी रेंज है वो आपकी कोडोमेन के इक्वल है। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है। अगर आपकी रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये आपका ऑन टू फंक्शन है। तो अब इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, f इज़ 1 1 ऑन टू। हाँ, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बाकी ऑप्शन सब गलत है। देखो, सेकंड में मैनी वन कह रहा है तो मैनी वन नहीं है। थर्ड में नॉट ऑन टू कह रहा है बट ऑन टू है हमारा। फोर्थ तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू कह रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई डाउट या क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो और आपने इसको एंजॉय किया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।